ओके। हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे थे, इसको आगे करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है, बेसिकली सिंपल मीनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का ये कि हम लोग ओवर द इंटरनेट जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सर्विसेज यूज करते हैं, रादर दैन कि हम अपने सिस्टम्स पे वो चीज़ करें, वो कंप्यूटिंग करें या स्टोरेज यूज करें। जो भी हमें सर्विसेज चाहिए वो ओवर द इंटरनेट पे करते हैं उसके लिए जितना यूजेज है, एंड फिर उसी हिसाब से यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, जैसे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, कि इट इज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज फ्रॉम एप्लीकेशंस टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर, typically over the internet and on a pay as you go basis. ऑन डिमांड डिलीवरी, सॉरी, डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब कि जब रिक्वायरमेंट है तभी तुम उसको करोगे एक्सेस। ऑन डिमांड का ये मीनिंग है कि जब भी तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी यूज करने की, उस हिसाब से फिर तुम क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी प्रोवाइडर है उससे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्टोरेज है, जो भी तुम्हें यूज करना है वो रेंट कर सकते हो। बेसिकली यही है कि तुम जितने टाइम उसको यूज कर रहे हो उसके पैसे दे रहे हो, तो एक तरह से उसको समझ सकते हो कि रेंट कर रहे हो। और ये एक्सेस किस तरह से होगा? ऑनलाइन होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा। तो rather than owning their own computing infrastructure, companies can rent access to anything from applications to storage from a cloud service provider। अपने खुद के सिस्टम्स खरीद के उनको यूज करने से बेटर है कि कंपनीज क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ले सकती हैं। और अब इसके बेनिफिट्स तो हैं डेफिनेटली। सबसे एक कंपनी को मेजर जो बेनिफिट दिखता है वो कॉस्ट का बेनिफिट रहता है। अगर तुम अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदोगे, पहले तो उसको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, उसको खरीदने में जो तुम स्पेंड करोगे, एक तो वो। दूसरा दूसरा कॉस्ट तुम्हारा उसको मेंटेन करने का कॉस्ट। ठीक है, अब क्या है, कंपनीज जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती हैं वहां पे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, मान लो कोई सर्वर रूम्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, काफी ज्यादा वहाँ पे सर्वर्स वगैरह अगर हैं, तो उनको खरीदने के बाद उनको मेंटेन करना है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तुम्हें भरना है। और इस तरह के यूजली जो बड़े सर्वर फार्म्स वगैरह होते हैं उनमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, उसको कूलिंग देनी पड़ती है प्रॉपर। वहाँ तुम्हारा खर्चा और, क्योंकि ये डिवाइसेस कहीं बहुत जल्दी हीटअप हो जाती हैं, तो अगर प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो खराब हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। ये सारे ये कॉस्ट हैं, मतलब ये तुम्हें खुद हैंडल करने पड़ेंगे अगर ऑन प्रेमाइसेस यूज कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का अगर खरीद के यूज कर रहे हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में सिंपली तुम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो, एंड तुम्हें पे उतना ही करना है जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है यूज करने की। और भी इसमें कई कुछ कंसेप्ट वगैरह हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड, अच्छा ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल जो क्लाउड होता है, बादल होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर्वर कहाँ है, पता नहीं, उसको क्लाउड के नाम पे वो उसको वेदर और क्लाउड से जोड़ देते हैं। कोई एक्चुअल क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, अब यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है, वाई इज इट कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग?
fundamental concept behind cloud computing is that the location of the service and many of the details such as the hardware or operating system on which it is running are largely irrelevant to the user. अगर तुम्हें सिंपली कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज करनी है तो चाहे वो सर्वर, जो भी सर्वर तुम यूज करोगे, चाहे वो कहीं भी लोकेटेड हो, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। तुम्हें सिंपल कुछ सर्विस यूज करनी है, तुम एक्सेस कर रहे हो उसको, तुम्हें नहीं फर्क पड़ रहा कि वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में है, कहाँ है, नहीं तुम्हें उससे कंसर्न। डिपेंडिंग ऑन किस तरह की सर्विस तुम यूज कर रहे हो, हो सकता है तुम्हें उस सिस्टम के जो हार्डवेयर है उससे भी कोई लेना देना नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है वहाँ पे। हार्डवेयर उसका कहाँ स्टोर्ड है कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ कौन सा स्टोर्ड है वो कोई मतलब नहीं है उस सिस्टम पे। डिपेंडिंग ऑन किस तरह का यूजेज है, एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के भी अलग अलग तरह के वो होते हैं मॉडल्स। क्लाउड, क्योंकि अब उसमें ये क्या दिया हुआ है, इट इज विद दिस इन माइंड दैट द मेटाफर ऑफ द क्लाउड वाज बोरोड फ्रॉम ओल्ड टेलीकॉम नेटवर्क स्कीमेटिक्स। जिसमें जो टेलीफोन नेटवर्क है उसको एक क्लाउड की तरह रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि लोकेशन जो है उसकी वो मैटर नहीं करती थी, उसे यूज करने से मतलब था। तो यहाँ पे भी अब तुम्हें कोई उसकी लोकेशन मैटर नहीं कर रही है, तो बस यूज करनी है सर्विस, इसलिए फिर ये जो है नाम आया क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी तक जो किया कवर उसमें कोई क्वेश्चन है? यस सर। यस, क्या क्वेश्चन है? सर थोड़ा डीबीडब्ल्यू में प्रॉब्लम आ रही है। डीबीडब्ल्यू में क्या दिक्कत आ रही है? यस सर। सर जो हम उससे पासवर्ड से ब्रूट फोर्स से अटैक करते हैं, हम्म। देन सर उसमें सर पासवर्ड अटैक तो हो रहा है, हाँ। बट सर सारे पासवर्ड सर जो हमारे हैं लिस्ट वाले सर सेम आ रहे हैं सर। क्या आ रहे हैं? इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ओरिजिनल कौन सा, सर सारे पासवर्ड सेम आ रहे हैं। उनकी अच्छा। जो लेंथ आ रही है, लेंथ हाँ। सर ये सेम है। सर देखो, इसमें ओरिजिनल पासवर्ड कौन सा आइडेंटिफाई हो ही नहीं पा रहा है। जितने भी गलत पासवर्ड्स हैं, मतलब जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो पासवर्ड नहीं है, उनमें तो सब में रिस्पॉन्स की लेंथ सेम ही आएगी। बस जो एक एक्चुअल पासवर्ड होगा उसकी लेंथ डिफरेंट होगी रिस्पॉन्स की, बाकी सबकी सर वो भी सेम नहीं है, होगी। सारे सेम आ रहा है हमारे। सारे सेम दिखा सकते हो एक बार? यस सर।
उसको इंटरसेप्ट ऑफ करके ऐसा करो ना कि जब देने वाले हो, लॉगिन उस पर क्लिक करने वाले हो, तभी इंटरसेप्ट ऑन करो जाके उसमें। अदरवाइज तो वो बाकी चीजें भी करता रहेगा कैप्चर। यूजर नेम तो सही डालो, एडमिन तो डालो, उसमें लिम क्या है? सर यूजर नेम डाला है और पासवर्ड से ABCD। लिम नहीं तो वो कोई यूजर नेम है थोड़ी एक्चुअल वहाँ पे। अच्छा सर, जो पासवर्ड होगा वही पड़ेगा, जो यूजर नेम होगा सर। तो एक्चुअल जो यूजर नेम होगा, अगर उस नाम से अकाउंट होगा तभी तो वो करेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो तुम सीधा वर्डलेस में से लोड कर सकते हो ना, एक एक पेलोड लिखने थोड़ी बैठोगे वहां पे। अटैक स्टार्ट करते हैं। हम्म, नहीं, ये तो अभी तुमने जैसे 3 पेलोड लिखे, सारे लिखने थोड़ी बैठोगे। सर 3 ट्राई करके देख रहे हैं ना। अच्छा। सर हम्म। देखिए सर, सारी की सर लेंथ जो आ रही है सेम आ रही है हमारे में। 3 पासवर्ड ट्राई किए थे मैंने, स्टेटस भी सेम है सर, और सर लेंथ भी सारी सेम ही आ रही है। स्टेटस ही 302 आ रहा है, मतलब तुम गलत कुछ कर रहे हो यहाँ पे। क्या कहाँ रिस्पॉन्स पे क्या आ रहा है सर? इसमें दिखाओ। रिस्पॉन्स 302 फाउंड, रीडायरेक्ट कर रहा है पेज कहीं पे तुम्हें। कहाँ पे सर? इंडेक्स डॉट पीएचपी होम पेज पे भेज रहा है। तुम अटैक जो है एक बार दिखाना, रिक्वेस्ट क्या जा रही है। अच्छा।
ने सिक्योरिटी लेवल इम्पॉसिबल दे रखा है, इम्पॉसिबल पे तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इम्पॉसिबल मीन सर? उसमें अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स दिखा हुआ है ना, तो इम्पॉसिबल मतलब उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैक वहाँ पे, एकदम तो सर सिक्योर है वो एप्लीकेशन। सर तो सर सेकंड यूजर नेम ट्राई करें? सर मैंने तो कई सारे ट्राई करे थे सर। नहीं, यूजर नेम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तुम ट्राई कर रहे हो क्योंकि तुमने सिक्योरिटी लेवल इसका इम्पॉसिबल को सेट कर रखा है। इम्पॉसिबल मतलब कि हैक नहीं हो सकता, वो कुछ कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे, एकदम सिक्योर है वो वेबसाइट। तो इसे चेंज कैसे करेंगे सर? जाओ डीबीडब्ल्यू में। सर सिक्योरिटी से स्क्रॉल करो सर नीचे। 1 मिनट सर। सिक्योरिटी करके क्या नहीं ऑप्शन, तुम्हारा अभी भी इंटरसेप्ट ऑन है शायद। ऑफ कर दो ना उसको, एक एक रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करोगे क्या बैठ के? ठीक है सर। जाओ वापस लोग ब्राउजर में जाओ। सर उसको दोबारा सर भेजना पड़ेगा इंट्रो टू में। सर अटैक दोबारा करना पड़ेगा सर अब। नहीं जाओ, अटैक नहीं, पहले ब्राउजर में तो जाओ। गए ब्राउजर में? मेरे तो अटकी हुई है शायद वीडियो तुम्हारी यार। सर सर ओपन हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप पे? नहीं, अटकी हुई है स्क्रीन। एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करो। 1 मिनट सर। सर स्क्रीन शो हो रही है? अभी होगी, अभी एक दो सेकंड लगते हैं ना उसको स्टार्ट होने में। तो सर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, दिखा नहीं रहा स्क्रीन। सर ये कनेक्ट नहीं हो पा रही है। स्क्रीन शेयरिंग दिखा ही नहीं रहा है वो, बस तुम्हारा नाम लिखा आ रहा है कि यू स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, दिखा ही नहीं रहा है आगे। एक बार मीटिंग से डिस्कनेक्ट करके देखो।
डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करके देखो। सर देखिए सर, सब प्रोसेस हो गया सर। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ स्क्रीन शो हो रही है, जाओ ब्राउजर में। जाओ उसमें सिक्योरिटी वाली सर है। प्रोसेस, सर वो वन लो कर दी सारी, प्रोसेस वाली थी। अच्छा। ऐसा अच्छा, इसे लॉगिन करते हैं दोबारा अगेन। सर मैंने प्रोसेस ये कर लिया पूरा। अच्छा ठीक है। ये- यहीं पे आ गया सर, ठीक है सर। हाँ ये पासवर्ड जो रियल हमारे से डाल दिया हमने। अच्छा चाहे हाँ ट्राई कर लें। ओके सर। ठीक है। स्टेटस 302 पे क्यों जा रहा है यार? अभी भी सर सिक्योरिटी सिक्योरिटी लेवल इम्पॉसिबल सर ही दिखा अभी, रहा है। सर सिक्योरिटी तो मैंने सर लो कर दी है। नीचे अभी भी इम्पॉसिबल लिखा हुआ आ रहा है यार। इसको इंटरसेप्ट को ऑफ करो यार अभी पहले। हाँ जाओ ब्राउजर में। अच्छा ओके सबमिट किया था पहले भी। सर सबमिट नहीं किया था, सॉरी सर। अच्छा तो अब हाँ सर लेंथ भाया सर। है ना, अब डिफरेंट आ रही है इसकी लेंथ। यस सर। इसके रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में जाके अगर देखोगे तो वहाँ पे वो टेक्स्ट होगा, वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया, इस तरह से कुछ टेक्स्ट आता है लिखा हुआ। ठीक है स्क्रॉल डाउन करोगे इसमें तो दिखेगी वो चीज़। सर पासवर्ड का हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं ना सर? किसको? सर पासवर्ड को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं, अगर दो तीन पासवर्ड सेम आ रहे हैं तो। दो तीन से हम तो कभी आएंगे ही नहीं ना यार, एक अकाउंट में दो पासवर्ड थोड़ी ना हो सकते हैं, पासवर्ड तो एक ही होगा। सर ये आ रहा है सर, यूजर नेम सिक्योरिटी लेवल। हम्म। और और कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा और करो, एक बार स्क्रॉल अप करो, क्या कुछ तो आया होगा कि लॉगिन हुआ है। हाँ ये आ गया ना, वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। यस। हाँ यस सर, ठीक है सर। तो ये चीज उसमें नहीं होगी, जो बाकी रिस्पॉन्सेज हैं उनमें ये चीज नहीं होगी, वेलकम टू ओके द सर, हो गया। पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। ओके सर। और सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर, छोटी सी। क्या?
सर ये सर मैंने सर वेबसाइट का सर एडमिन पैनल फाइंड करने का प्रोसेस पता लगाया सर ब्रीचर के थ्रू। किसके थ्रू? ब्रीचर, अच्छा। ब्रीचर सर। तो सर उसमें एक चीज प्रॉब्लम आ रही है सर, ये बता देना क्या आ रहा है 1 मिनट से। सीधा तुम बी टाइप करके टैब करते तो अपने आप आ जाता है, इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो? सर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। माइनस यू, अच्छा आगे क्या बताया सर इसमें? और ये पता नहीं, ये टूल मैंने यूज नहीं किया था। सर इसमें ये विंडोज एरर शो कर रहा डायग्नोस्टिक था। लाइब्रेरी। ये क्या क्या? सर हाँ बोलो। सर इसमें ये एरर शो कर रहा था, योर एसएसएल नंबर रॉन्ग। क्या नंबर रॉन्ग? एसएसएल। SSL? यस सर। अच्छा, ये टूल कहाँ से, गिटहब से लाए? यस सर। हाँ, एक मिनट सर, हेल्प शो कर लेते हैं। सर ये यहाँ पे ये एरर शो कर दे रहा है। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट। हाँ, तुमने क्या किया, पाइथन पाइथन 3 करो। पाइथन 3 सर। हम्म, यस सर। ठीक है, सर इसमें अब कर आ रहा है गया। यू टारगेट से, ठीक है। यू टारगेट नेम सर मांग रहा है जो कि सर। टारगेट वो URL तो बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यस सर। टारगेट कॉपी करता हूँ सर। सर HTTPS वेबसाइट कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? एडमिन पैनल पे लगाना नहीं, सर मुझे सर। HTTPS में तो प्रॉब्लम नहीं, बट वेबसाइट अगेन बिना परमिशन के कोई वेबसाइट पे सर काम करना वेबसाइट हो फेक सकता वेबसाइट है। है सर ऑलरेडी। सर ये तो फेक वेबसाइट है ना कौन सर? सी? ये सर जो मैंने सर इसका मैं चेक कर रहा हूँ ये। अच्छा, वो वाली। यस सर। यस सर। यस सर, ये लिंक आ गया है सर। हम्म। ओके सर, सर हो जाएगा। ये कंटिन्यू करते हैं अपना। क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा था कि इसके क्या अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। मतलब कि जैसे अब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अगर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो तुम्हारी सर सात रिक्वायरमेंट। आठ हाँ। समथिंग ऐसा ही होता सर। हाँ, यस। और वो मतलब जैसे तुम्हारी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि क्या यूज करना है। तो सबसे पहला जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, इसको इस तरह से लिखते हैं, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इस केस में क्या है कि जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर है वो तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर मतलब उसका होगा, सर्विस प्रोवाइडर का।
और उस पे सॉफ्टवेयर जितना भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके जो भी एप्लीकेशन तुम्हें रन करनी है, वो सारी चीजें वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं तुम्हें। हार्डवेयर को तुम एक्सेस कर सकते हो और उस पर जो भी फिर इंस्टॉल करना है, जो भी रन करना है, वो तुम हैंडल करोगे। तो हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की, सॉफ्टवेयर जितना भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके एप्लीकेशन जो भी रन करनी है, जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स चाहिए सिस्टम में, एक एक चीज वो सॉफ्टवेयर तुम हैंडल करोगी। अब काफी कंपनीज के लिए ये केस होता है कि हार्डवेयर उनके पास जो है, या तो उतना पावरफुल होता नहीं है जितना उन्हें चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ हार्डवेयर चाहिए, क्या तो वो इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये वाली सर्विस को यूज करते हैं। इस तरह की सर्विस को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर खुद ही मैनेज करते हैं अपना, जो ऐसा भी बताओ वॉइस उनको डालना है, बोले जो ही ना भी। कहते ये किस दिन आ रहे हैं, दो चार क्या दिन पहले चीज करवा दी। कुछ कह रहे हो क्या योगेश? नो सर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुम किस तरह का सॉफ्टवेयर चलाते हो, वो तुम्हारी मर्जी। फिर आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और कम हो जाती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहा है सर्विस प्रोवाइडर, वो तो मिनिमम चीज़ है जो प्रोवाइड करते ही हैं। पर उसके साथ जो भी तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए टूल्स चाहिए, मतलब डेवलपमेंट एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो भी तुम करना चाह रहे हो वहाँ पे, उसके लिए जो भी टूल्स वगैरह चाहिए, वो सारी तुम्हें उसमें प्रोवाइडेड होंगी। मतलब जो भी तुम स्पेसिफाई करोगे उस हिसाब से टूल्स वो लोग प्रोवाइड करके देंगे। और तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि उसको एक्सेस करके वहाँ पे तुम अपना जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो, वो तुम उस पे उसको एक्सेस करके वहाँ पे सीधा डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें ये नहीं देख तुम्हें वो भी हैंडल नहीं करना है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है क्या नहीं, वो सब तुम्हारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो तुम्हें प्रोवाइड कर देगा, जो भी प्रोवाइडर है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम हो गई, तुम सीधा सीधा क्या है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो अपना कुछ डेवलप करने के लिए, एंड उसके तुम पैसे दे रहे हो। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी हैंडल नहीं करना, सिंपली सब कुछ हार्डवेयर से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके सॉफ्टवेयर तक सर्विस प्रोवाइडर ही हैंडल कर रहा है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मेनली होता क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर तुम ऑनलाइन यूज कर रहे हो, ठीक है, कुछ काम करना है तुम्हें, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो अपने सिस्टम में यूज करने की बजाय तुम ऑनलाइन कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, तो वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर कुछ कोई एग्जांपल बता सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, जो काफी कॉमन है आज की डेट में, तो और काफी यूज होता है उसका, हर कोई हर कोई तो चलो नहीं, ऑलमोस्ट हर कोई जो इंटरनेट यूज कर रहा है वो कभी ना कभी तो यूज करता है उसका। क्या सर? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मैं कह रहा हूँ, कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हम क्लाउड में यूज करते हैं, मतलब जो क्लाउड बेस्ड है और वो हम यूज करते हैं। सर वेबसाइट, वेब सर्वर। नहीं नहीं, वेब सर्वर देखो, वेब सर्वर हो सकता है उसने क्लाउड पे होस्ट किया हो, जो भी उसका डेवलपर है, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा
कौन सा सॉफ्टवेयर है, देखो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर नहीं, सर्वर तो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो भी इंस्टॉल्ड है वो उसका सॉफ्टवेयर हुआ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब जैसे गूगल डॉक्स यूज किया तुमने, यस सर। तो गूगल डॉक्स क्या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। गूगल डॉक्स है क्या बेसिकली ऑफिस, जो अपना एमएस ऑफिस होता है उसके जैसा है। ठीक है, उसमें तुम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ ऑनलाइन। यस सर। तुम्हें उसको यूज करने के लिए अपने सिस्टम में अलग से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इंटरनेट एक्सेस के थ्रू गूगल डॉक्स एक्सेस करके उसी में ऑनलाइन तुम अपना काम कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे। अलग से वो सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस जैसा कुछ डालने की अपने सिस्टम में जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक एग्जांपल वो है कि उसमें क्या है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसी को ऑनलाइन क्लाउड के थ्रू यूज कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये थर्ड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और सबसे ज़्यादा कॉमन यही है एक्चुअली कि कोई सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए बिना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा ये है कि तुम डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इजीली शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। एक डॉक्यूमेंट पे बहुत से लोग काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो उसके ऑफ कोर्स अपने एडवांटेजेस हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी मोमेंट।
Okay. तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिंपली ये है कि हम कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो ऑनलाइन हम एक्सेस करके उसको यूज कर रहे हैं। तो वहाँ तो हमें कुछ भी हैंडल नहीं करना है, सॉफ्टवेयर तक वही प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोवाइडर है। तो ये हैं तीनों अलग अलग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, अलग अलग तरह की जो होती हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया था क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स। एक बेनिफिट जो क्लाउड कंप्यूटिंग का है वो तो ऑलरेडी मैंने जिसकी बात की, कॉस्ट के मामले में ये बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है कंपनीज को, क्योंकि सिस्टम्स या सर्वर्स खरीदने नहीं है। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं। हमेशा अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हैं, उनको अपडेटेड रखने का झंझट नहीं है। ठीक है। फिर कॉस्ट का तो ये हुआ। फिर एक चीज और भी होती है, कंसेप्ट होता है स्केलेबिलिटी। ये जो मेंशन की है चीज, फॉर कंपनी विद एन एप्लीकेशन दैट हैज बिग पीक्स इन यूजेज, फॉर एग्जांपल दैट इज ओनली यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द वीक और ईयर। कि मतलब मान लो कोई एप्लीकेशन है और उसमें कुछ जो ट्रैफिक आता है वो नॉर्मली तो ठीक है, कम ही रहता है, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम है साल का, जैसे कुछ अगर कुछ सीजनल वो है, जब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रह रहा है, जैसे टूरिज्म से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट है या होटल बुकिंग से रिलेटेड कुछ है, तो वो हॉलीडे सीजन में वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा। जस्ट एज एन एग्जांपल हम इसको ले रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग। तो हॉलीडे सीजन जब है, छुट्टियां जब होती हैं, वेकेशन का टाइम जब होता है, तब वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बिकॉज लोग बुक कराएंगे उस समय चीज़ें। तो अब क्या है, जब पता है कंपनी को कि हाँ इस समय लोड ज़्यादा होने वाला है हमारे सर्वर्स पे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जितना उन्होंने पे किया हुआ है सर्विस यूज़ करने का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो पे कर देंगे, एक्स्ट्रा सर्विसेज ले लेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो करंट यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा हायर लेवल पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो जितनी रैम, अगर वेब सर्वर है जितनी रैम वो यूज़ कर रहा है उसका यूजेज बढ़ा देंगे, प्रोसेसिंग पावर जितनी उसको दी हुई है वो इंक्रीज कर देंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, सीजनल उसके लिए जब ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, ताकि जो लोड है, इंक्रीज लोड है, वो हैंडल हो पाए। और फिर जब वो सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने पुराने नॉर्मल जितने यूजेज था उस पर आ जाएंगे। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्केलेबिलिटी, कि स्केल कर सकते हैं अप या डाउन। अप मतलब स्केल अप करना, मतलब कि सर्विस यूजेज अपना बढ़ाना, और स्केल डाउन करना मतलब यूजेज कम करना। तो अब ये जो, जैसे इन्होंने जब अपना यूजेज बढ़ाया सीजन स्टार्टिंग में, वो स्केल अप करना हुआ, और एंड में जब नॉर्मल यूजेज पे गए वो हुआ स्केल डाउन करना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर यूज कर रहे हो तो स्केल अप स्केल डाउन करना तो इजी है, सिंपल। क्योंकि जितना तुम यूज करना चाहते हो उसी हिसाब से तुम्हें पैसे देना, अलग से तो कुछ देना नहीं है। तुम वो सर्विस सिलेक्ट करो, उसके हिसाब से तुम्हें पेमेंट लगेगी उस टाइम के लिए। एंड जैसे ही उसको यूज नहीं करना तो तुम सिलेक्ट कर लो जो ओरिजिनल तुम्हारा प्लान था। तो यहाँ स्केल अप और स्केल डाउन करना बहुत इजी हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। लेकिन अगर ये सिचुएशन सोचो, ऑन प्रेमाइसेस तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अगर क्लाउड पे क्लाउड कंप्यूटिंग तुम यूज नहीं कर रहे हो, क्लाउड पे तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है काम, लोकली सब अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, तो अब ऐसे अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है, साल का ऐसा सीजन आता है जहाँ तुम्हारा यूजेज बढ़ जाता है,
तो वहां फिर क्या करोगे, तुम्हें उसके लिए हार्डवेयर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सर्वर्स लेने पड़ेंगे उस लोड को हैंडल करने के लिए। और फिर क्या होगा कि जब वो सीजन खत्म हो जाएगा तब उन सर्वर्स का कोई यूज होगा नहीं, फिर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे बाकी साल के लिए। लेकिन उनका मेंटेनेंस वगैरह तो तुम्हें तब भी देना है, तब भी वो सब तुम्हारा झंझट रहेगा। प्लस एक और भी तो है बेनिफिट्स, कि अगर तुम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करो तुम्हें स्पेस भी कम चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तुम लोकली स्टोर कर ही नहीं रहे। ये जो स्केलेबिलिटी है ये भी एक बहुत ही मेजर इसको एडवांटेज माना जाता है, कि तुरंत अपने यूजेज के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन हम कर सकते हैं अगर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं तो। लोकली अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ इतना आसान नहीं है स्केल अप या स्केल डाउन करना, वो बहुत ही फिर झंझट वाला काम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। यस सर। ओके। सर हाँ। ये क्वेश्चन है सर। सर सपोज यार हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हाँ। तो सर हम उससे अपना क्लाउड पे सर अपना सब मतलब रेंट पे ले सकते हैं उसे क्लाउड कंप्यूटिंग को। हाँ। तो सर जब हमारा सर जो हमारी ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है तो उनमें तो हमें अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। हाँ। तो सर वहाँ पे हमें क्या वो हमें मतलब अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड देंगे से हम अपना डेटा चेंज कर सकते हैं अपने आप। हाँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ी कि एक बार अपलोड किया उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद भी तुम जो सर्विसेज ले रहे हो वहां से, तुम्हें उसके अच्छा खासा पूरा कंट्रोल मिलता है, कि तुम्हारा अगर वेब सर्वर है तो उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसमें क्या डेटा है, क्या होस्ट कर रहे हो। अच्छा तो उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल तुम चेंज कर सकते हो उसका कंटेंट। क्योंकि और सर वो डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा है हम उसे डिलीट कर सकते हैं वहाँ से। डिलीट जब अगर करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं सर हमने अपने सर्वर्स तो कर दिए जो हमारे पास अथॉरिटी थी उसकी, लेकिन सर जो मेन सर्वर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का उससे डिलीट हो जाएगा क्या वो डेटा? उससे अब वो बोलते तो हैं कि डिलीट हो जाता है, बट अगेन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम्हारे पास कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि डिलीट हुआ। यस। मतलब ठीक है, तुम अपने एंड पे तो तुम्हें ये दिखेगा कि हाँ डिलीट हो गया, बट क्लाउड में यू कैन नॉट हैव गारंटी कि हाँ उन्होंने अपने सर्वर से हर जगह से मेरा डेटा हटा ही दिया है। तो सर हाँ। जैसे हमने ई कंपनी वेबसाइट पर अपडेट करते रहते हैं, तो सर हम उस पर एक हमें पता हम उस पर कह दिया होगा कि हमें बंटी भी चाहिए स्पेस, तो हमें सर बंटी भी ही मिलेगा। एक्स्ट्रा लोड करेंगे तो सर एक्स्ट्रा प्रिंट हम पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अगर तुम्हें रिसोर्सेज यहाँ तो पेमेंट फिर उस हिसाब से बढ़ जाएगी, अगर और वो चाहिए तो। ओके। ये तो मतलब भाई ना, तुम जितना यूज कर रहे हो, जितना तुम्हारा यूजेज है, तुम्हारा पेमेंट भी उस हिसाब से होगा। बट फिर वहाँ बेनिफिट ये भी है कि अगर तुम यूजेज कम हो जाता है तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले जो तुमने लिया उसके हिसाब से ही कर रहे हो, इवन दो यूजेज कम है। जी सर सपोज यार आज हमारा डेटा बंटी भी हमारी टारगेट बंटी भी था, हमारी डील हुई थी बंटी भी की हुई थी, और सर आज हमारा डेटा बंटी भी आया, कल हमारा सर बंटी भी से ज़्यादा पहुंचे डेटा उसके पास, तो सर हमारा वो पे बढ़ा देगा या हमारा डेटा लेगा ही नहीं ज़्यादा? नहीं, वो फिर तुम्हारा वो बढ़ा देगा, या मतलब कॉस्ट तुम्हें ज्यादा लगेगा। ये थोड़ी ना कि हमारे साथ डेटा को रिमूव कर दे, एक्स्ट्रा डेटा को। नहीं नहीं, वो मतलब डेटा लॉस नहीं होगा तुम्हें, बट हाँ चार्ज तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली तो अपग्रेड हो जाती है फिर सर्विस उस हिसाब से, कि अगर डेटा ज़्यादा आ रहा है तो तुम फिर वो कहेगा कि हाँ इसको हैंडल तो हो जाएगा, ऑब्वियसली उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है इतना कि हैंडल हो जाए। बट तुम्हें फिर जो कॉस्ट पड़ रहा है वो भी वो बढ़ा देंगे अपने एंड से। बाकी फिर तुम बाद में जाके उसको कम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सर कैसा तुम्हारा यूजेज है। और सर हाँ।
सर जैसे हमारा हम अपनी यूट्यूब के सर्वर पे अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, हाँ देन तो वो सर वो हमने जो वीडियो अपलोड की वो यूट्यूब पे सर्वर चले जाती है सर कैलिफोर्निया में। तो सर हम उसे एक्सेस करते हैं सर, ऑनलाइन सर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं सर। उससे हम हाँ। क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू करते हैं, हडूप भी थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू करते हैं सर, हडूप भी थ्रू करते हैं सर। नहीं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर में नहीं आता है। जैसे जैसे तुमने यूट्यूब पे वीडियो डाली, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं आता है वो। उससे किसके अंडर आता है? नॉर्मल अपना यूट्यूब एक सर्वर है यूट्यूब का, तुमने वहाँ अपना कंटेंट होस्ट किया हुआ है। अगर मतलब तुमने कुछ अपलोड किया है तो वो तुम्हारा कंटेंट हो गया। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग उसको नहीं कहते। नहीं सर, यूट्यूब सर्वर भी ऑनलाइन थ्रू चलता है सर। वो सर किसी के थ्रू चल रहा है ना ऑनलाइन सर। यूट्यूब यूट्यूब के पास तो अपने खुद के सर्वर्स हैं। नहीं सर, वो लोग उसके किसी। सर्वर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके पास सर पर्सनल के सर्वर आएंगे सर। बट सर ये हाँ, सर ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है सर, किसके थ्रू कराते हैं सारी डेटा सर। हम सर हमने वीडियो अपलोड की अपने घर से सर, और उसे एक्सेस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर सर, उसे सर्वर के थ्रू तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन सर हाँ। यूट्यूब का सर्वर सर वो ऑनलाइन चल रहा है ना सर, वो किसी और के थ्रू चल रहा है वो तो सर। किसी और के थ्रू क्यों चलेगा? देखो सर जितने जैसे भी हम गूगल पे सर, हम गूगल पे कोई सर्चिंग करते हैं, सपोज हम सर क्रैश सिक्योरिटी सर्च करते हैं गूगल पे, देन सर हम हाँ, दोबारा जब गूगल की सर्चिंग ओपन करते हैं तो सर हमें क्रैश सिक्योरिटी ऊपर मिलती है सर। वो भी सर सर्चिंग बार में नाम तो वो सर जो हमने कराया रिसेंट में मिल जाता है सर, वो किसके थ्रू होता है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा हिस्ट्री पूछ रहे हो कि किसके थ्रू होती है? हाँ सर। वो तो, अब वो तो यार तुम्हारा जो अकाउंट है, जो लॉग्ड इन है, जिस अकाउंट में तुमने, जो अकाउंट तुम यूज कर रहे थे सर्च करते टाइम पे, वो उस अकाउंट से रिलेटेड होता है वो डेटा। वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर में नहीं आता गूगल। अब यार गूगल तो चलो वैसे ही एक ऐसी कंपनी है जो एक एक चीज ट्रैक करती है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी सर्चेस, तुम क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो एक एक चीज वो लोग ट्रैक करते हैं। सर सारी चीज़ वो क्रैक करते हैं। और जो सर भी गूगल जैसे पे मान सर, लो। सर गूगल पे हम वीपीएन चला रहे हैं गूगल पे। हाँ तो सर हमने गूगल पे वीपीएन चलाया, तो सर वो हाँ। लोग वो इतना क्रैक कर सकते हैं कि गूगल पे वीपीएन चल रहा है, लेकिन सर वीपीएन के अंदर क्या चलाया वो सर ये क्रैक नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, अब मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा पूरा इंटरनेट का डेटा वो ट्रैक कर रहे हैं, तुम कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हो। अनलेस तुम क्रोम यूज कर रहे हो तो अलग बात है, वो तो क्रोम को तो पता ही है तुम कौन सी वेबसाइट्स पे जाओगे। बट अदरवाइज, अब वो ये नहीं है कि तुम्हारा नेटवर्क डेटा एक एक चीज देख रहा है बैठ के। लेकिन अब तुम अपने गूगल अकाउंट से गूगल की जितनी सर्विसेज यूज करते हो वो सारी ट्रैक करेगा। तुम्हारे फोन में अगर, जैसे एंड्रॉयड फोन है अगर तुम्हारा, उसकी लोकेशन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब ट्रैक होता है गूगल के पास। फिर अगेन, जैसे मैंने कहा, क्रोम अगर यूज कर रहे हो, क्रोम किसका है? गूगल का ही है, ब्राउजर जो है। तो उसमें तुम एक एक, तुम्हारा एक्शन, हेलो। एक एक एक्टिविटी तुम्हारी उसमें लॉग हो रही है कि तुम कौन सी वेबसाइट पे गए, क्या सर्च किया, एक एक चीज हेलो। लॉग करता है वो। और उसका क्लाउड कंप्यूटिंग से कोई लेना देना नहीं, ये तो मतलब अलग वो है, अलग ही टॉपिक हो गया। हाँ, अगर तुम जैसे वहाँ कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, जैसे गूगल ड्राइव है, उसमें कुछ तुमने डेटा स्टोर किया, तो वो क्लाउड स्टोरेज हो गया। ठीक है, ये गूगल के, तुमने क्लाउड स्टोरेज यूज करके गूगल ड्राइव पे अपने कुछ जो भी है अकाउंट में डेटा स्टोर कर लिया, तो वो आएगा क्लाउड स्टोरेज के अंदर। क्लाउड स्टोरेज भी बेसिकली क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही हिस्सा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर ही आता है क्लाउड स्टोरेज भी, उसको कह सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग। बट अदरवाइज नॉर्मल अगर गूगल यूज कर रहे हो, वो उसका, वो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड नहीं है। अच्छा। सर एक बात पूछनी थी हाँ, आपसे एंड्रॉइड के बारे में। किसके बारे में? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के बारे में क्या? सर एंड्रॉइड के सर आईपी एड्रेस के थ्रू एंड्रॉइड को हैक कर सकते हैं हम। आईपी एड्रेस के थ्रू क्या करोगे? मतलब आईपी एड्रेस अगर मिल जाता है किसी का। सर हमें सर हमारे सर सपोज आ रहा है किसी का आईपी एड्रेस मिल जाता है फोन का, हाँ, देन सर हम उस पर कैसे कंट्रोल बना सकते हैं अपनी। आईपी एड्रेस, अब पहली बात तो, आईपी एड्रेस हर केस में पहले तुम ये देखोगे कि यार पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है क्या, पहले तो।
तो पब्लिकली आईपी होती है सर। अच्छा, पब्लिक आईपी अगर है, ठीक हम्म। है, जो टारगेट है तो उसको आईपी एड्रेस मिलता है, पब्लिक आईपी है तो उसको स्कैन करो, देखो उसमें क्या मिलता है, सर क्या हमने डिटेल्स उस पता आईपी चलता है को उसके बारे में। एनएफ के थ्रू स्कैन कर लिया, फिर हाँ, की तो बात करो। एनवन के थ्रू स्कैन कर लिया। हम्म। अब उसके जो जो भी रिजल्ट्स आएंगे स्कैन के, उसके बेसिस पे तो फिर तुम पता लगाओगे कि आगे क्या किया जा सकता है, कैसे इसमें आगे प्रोसीड करें, इसको कैसे, क्या एक्शन लिया जाए आगे, तो स्कैन रिजल्ट्स के बेसिस पे पता चलेगा। सर लेकिन आप अगेन आता कल ये चीज बता हम देना, याद सब, दिला देना मुझे, मैं ध्यान नहीं रह गया। क्या चीज? आपने कहा था सर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे बता दिया करो, तो मैं प्रैक्टिस कर दूंगा सिस्टम का, सर आपने कहा था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो करते हैं, वो ये टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ तो कोई। ओके। ओके, तो अच्छा, हाँ, वो जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, एक और चीज अगेन ये हमेशा ध्यान में रखना, किसी के परमिशन के बिना अगर तुम उसका आईपी पता करने की कोशिश कर रहे हो पर्सनल डिवाइस का, तो वो भी इलीगल माना जाता है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। सर एक एक सर ये पब्लिकली होता है सर। सर कहीं भी सर किसी भी आदमी को सर वाईफाई मिल जाती है सर, ओपन, हाँ, ओपन विदाउट वाई। पासवर्ड के सर। तो सर उसमें सर हर आदमी सर अगर वाईफाई सर कॉलेज की वाईफाई हो गई या सर किसी कैंपस की वाईफाई हो गई, फिर उससे हम्म। जितना सर डेटा आदमी बचाने के चक्कर में सारे लोग कनेक्टेड हो जाते हैं उससे अपनी वाईफाई से। देन सर हाँ, उस जो उस वाईफाई से सर कनेक्टेड होता है सर, उसका आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों सर उसके सर वाईफाई जो यूजर के पास चले जाते हैं सारे सर, और तो सर आज ऑटोमेटिक चले जाते हैं सर। किसके पास चले जाते हैं? सर जो उसके सर वाईफाई जो राउटर होता जिसने है सर, बनाया नेटवर्क। ये सर नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। हाँ, वो तो हैकर्स जो है करते हैं इस तरह की चीजें, जैसे जाएंगे कहीं पे और ओपन वाईफाई बना देंगे बिना पासवर्ड का। अब ओपन वाईफाई अब उन्होंने बनाया है, ठीक है, जिसने बनाया है, तो गेटवे भी उसी का है, सारा ट्रैफिक उसके थ्रू होके ही जाएगा। यस सर। तो अगर कोई उस नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो वो क्या कर रहा है नेटवर्क पे, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, सब कुछ उसको दिख सकता है, जिसका मतलब भी सर है वो नेटवर्क। मतलब सर सर जैसे ये हम किसी हैकर ने एक अपना ये वाईफाई लगाया है सर, वाईफाई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया सर, तो सर हमें वो उसमें ये भी पता लगा सकता है कि हम अपने मोबाइल में क्या यूज कर रहे हैं, मोबाइल में क्या यूज कर रहे हैं, एज इन क्या 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 मतलब क्या एप्लीकेशन चला वगैरह रहे यूज हैं। कर रहे हो? यस सर। तो क्या गूगल पे क्या सर्चिंग कर रहे हैं गूगल पे ऑनलाइन। सर्च, हाँ, अगर तुम उस नेटवर्क पे रह के गूगल सर्च कर रहे हो, उसी नेटवर्क पे रह के अगर कुछ कर रहे हो, तो वो देख पाएगा, अगर तुम उसके नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और मतलब अगर गेटवे उसी का है, उसी उसी ने बनाया है नेटवर्क, तुम कनेक्ट करते हो उससे, तो वो देख सकता है तुम्हारा ट्रैफिक ना, तुम जैसे उस नेटवर्क पे कुछ गूगल सर्च कर रहे हो, तो वो देख पाएगा। अगर तुम कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, वो भी देख सकता है कि कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। नहीं सर, हम्म। ये सर वाईफाई के थ्रू से सारे कैसे पता लग जाएंगे, मतलब सर ऐसा ऐसा होता होगा सर, जैसे वो अपना राउटर लगाता होगा, अपने सारे सब कुछ करता होगा सर, जो हम्म। भी सर यूजर उससे कनेक्टेड होते होंगे, देन हाँ सर जो भी यूजर हैं वो जो भी कम्युनिकेशन करते हैं ऑनलाइन, हाँ वो सर उसके राउटर पे होते हुए आते होंगे, है ना सर। हाँ, उसी के राउटर के थ्रू होते हुए जाते हैं ना, अटैकर के। राउटर पे। यस सर अगर अटैकर अटैकर ने नेटवर्क बनाया है, तो उसी की डिवाइस के थ्रू होके जाएगा ना सारा नेटवर्क, उसी की डिवाइस के थ्रू होते हुए जाएगा सारा ट्रैफिक। नहीं सर, किसी की भी सर अटैकर क्या सर, अगर सपोज यार हम किसी राउटर के मतलब अपनी कॉलेज की कैंपस में सर अपनी वाईफाई का यूज करते हैं, तो सर हम्म। हमारा जो कॉलेज का वाईफाई का जो राउटर है, जो भी हाँ, हम ट्रैफिक ऑनलाइन सर्व करते हैं सर, जो हमारा राउटर होगा सर उसी हमारी कैंपस की सर राउटर पे हो जाता होगा सर। तो राउटर के लॉग्स होते हैं, राउटर जो है उनके भी अपने लॉग्स होते हैं। अब वो लॉग्स का एक्सेस ऑफ कोर्स, जो भी जिसका भी है नेटवर्क, उसके पास एक्सेस होता है लॉग्स का। उन लॉग्स में होता है कि हाँ, किस डिवाइस में कौन सी वेबसाइट विजिट की। नहीं सर, जिसके जो हमारा कॉलेज वाले सारे डेटा देख सकते हैं हमारा, मतलब हमारा राउटर जो हमारा सर वो ऑपरेटर होगा सर, हम्म। हमारे जो लैब में बैठता है सर, वो तो सर चेक कर सकता है हमारे हमारे की राउटर पे क्या क्या ट्रैफिक चल रहा है। हाँ, कर सकता है।
हमारी विदाउट परमिशन है सर। परमिशन तो क्या, अगर तुम उसने नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया और क्या परमिशन चाहिए उसको। और बस सर वहाँ पे हम अपना VPN यूज करते हैं तो। वीपीएन अगर यूज करोगे तो नहीं उसको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या तुम कर रहे हो नेटवर्क पे। वीपीएन यूज करके तो तुम्हारा जो आईएसपी है उसको भी पता नहीं चलता कि तुम्हारा ट्रैफिक जो है कहाँ जा रहा है। क्योंकि वीपीएन का जो ट्रैफिक होता है वो क्या होता है, एनक्रिप्टेड होता है। वीपीएन का जितना भी ट्रैफिक होता है वो सारा एनक्रिप्टेड होता है। तो जैसे तुम वीपीएन से कनेक्ट करते हो, क्या करते हो कि वीपीएन सर्वर होता है, यस सर। तुम उससे कनेक्ट करते हो पहले। और अब होता क्या है कि तुम्हें जैसे मान लो किसी वेबसाइट पे जाना है, तो अब तुम्हारे और वीपीएन के बीच का कनेक्शन तो एनक्रिप्टेड है। तो वो यस रिक्वेस्ट सर। जब उस सर्वर तक जाएगी वो पूरी एनक्रिप्टेड जाएगी, बीच में किसी को कुछ दिखेगा नहीं, तुम्हारे आईएसपी वगैरह को किसी को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ बस वो जो सर्वर है, जो वीपीएन सर्वर है, उसको दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि सारा ट्रैफिक तुम्हारा उसके थ्रू होके जा रहा है। पर सर बाकी किसी को नहीं पता कि क्या ट्रैफिक और जा रहा सर है। हम्म। और सर सर जो हम लोग VPN यूज करते हैं, then सर हमारी जो आईपी होती है वो सर आईपी चेंज कर देता है। हम्म। लाइक सर इंडिया में है तो सर वो अभी यूएसए का आईपी शो करेगा हमारी VPN के थ्रू। सर जो हाँ, हम यूएसए वाले जो आईपी यूज कर रहे हैं वो सर आईपी किसी की और किसी एग्जिस्ट होगी सर, या हमारे पास सर यूनिक आईपी होती है वो आईपी हमारी। जैसा मैंने अभी बोला कि तुम वीपीएन यूज में क्या करते हो, वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करते हो। तो वो जो आईपी होता है, जो वीपीएन से कनेक्ट करने के बाद जो तुम्हें आईपी दिखता है, वो आईपी किसका होता है, उस सर्वर का। तो अब तुम्हारा जो भी ट्रैफिक है वो सर्वर के थ्रू होते हुए जाता है, तो जो भी वेबसाइट तुम विजिट कर रहे हो उस वेबसाइट को ये दिख रहा है कि जो तुमने ट्रैफिक भेजा वो उस वीपीएन सर्वर से आ रहा है, तो उसको दिख रहा है कि वो ट्रैफिक उस आईपी एड्रेस से आ रहा है। उसको तुम्हारा एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं पता चल रहा, जो भी वेबसाइट तुम विजिट कर रहे हो उस पर। तो वो आईपी किसका होता है, वो उस वीपीएन सर्वर का होता है जिससे भी तुमने कनेक्ट किया है। वो यूएस का है तो उस हिसाब से होगा आईपी, कहीं और यूरोप में है उसका सर अलग होगा कुछ। वो तो चेंज करता रहता है सर। चेंज, हाँ तो वही ना, अगर वीपीएन सर्वर अलग अलग होते हैं, कोई भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर जो होता है तुम्हारा, इनके पास बहुत से सर्वर होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर सर्वर का अपना अलग आईपी होगा, और जिस भी सर्वर से तुम कनेक्टेड हो उसका तुम्हें आईपी मिला हुआ होगा उस समय के लिए। सर ये कैसे हो जाता है सर, कोई भी सर कॉल कॉल करता है हम्म। सर, मतलब कॉल बहुत सी जगह देखा है सर मैंने, बहुत सर देखा है तो उसमें दिखाया है सर। मतलब सर ऐसे गवर्नमेंट सर्विस में दिखाते हैं सर, कोई कॉल करता है किसी को सर तो सर वो कॉल ट्रेस नहीं हो पाती सर, तो उसमें सर VPN कहाँ से यूज हो रहा है सर। कॉल ट्रेस नहीं, वहां पे वीपीएन का कुछ वो चक्कर नहीं है। वीपीएन नेटवर्क मतलब इंटरनेट ट्रैफिक की बात हो रही है, कॉल्स तो अलग तरह का ट्रैफिक होता है यार। तो कॉल्स ट्रेस, जो कॉल ट्रेस जो दिखाते हैं उसमें होता क्या है कॉल ट्रेस में, कि जो सिग्नल जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कॉल का, उसके आसपास की लोकेशन, मतलब सिग्नल डायरेक्टली पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, उसके आसपास की लोकेशन कुछ पता चलती है, फिर उसके बेसिस पे वो पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ से आ रही है, बट सॉरी एग्जैक्टली कॉल कहाँ से आ रही है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा। तुरंत एकदम से कॉल आई तुमने पता लगा लिया, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, तो सर ऐसा भी तो होता है सर, कोई इंडिया में बैठे से कॉल कर रहा है सर, उसे लोकेशन ट्रेस कर भी रहे हैं लोग, तो सर वो यूएससी को शो कर रहा है सर। कॉल्स में तो ऐसा कहाँ होता है। सर कॉल ट्रेस होती नहीं सर, कोई नंबर से जिससे कॉल कर रहा है तो आदमी बता सकता है, आदमी पता लगा लेता है कि मतलब अटैकर पता लगा लेता है कि ये बंदा कहाँ से बैठ के कॉल कर रहा है सर। कॉल्स का और इंटरनेट ट्रैफिक का यार वो होता ही अलग है पूरा। कॉल तो इज डिफरेंट, और इंटरनेट जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है दैट इज डिफरेंट। नहीं ये तो सर डिफरेंट है, मैं ये पूरे ये तो चाह रहा हूँ सर कि ये कैसे होता है सर, या फिर सर प्रोसेस क्या होता है तब। प्रोसेस अब वो यार दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, वो फिर पूरा उसमें क्या बोलते हैं, सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन करके एक टॉपिक है, उसमें जाना पड़ेगा। कॉल ट्रेसिंग
प्रॉपर डिस्कस करने के लिए। सिग्नल एंड सर। सिग्नल्स, कम्युनिकेशन, वायरलेस सिग्नल्स जो होते हैं, तो मतलब वायरलेस नहीं, वाईफाई की बात नहीं कर रहा मैं, जो ये फोन के सिग्नल्स होते हैं उसमें, उस टॉपिक में डीप जाना पड़ेगा ये डिस्कस करने के लिए कैसे कॉल ट्रेस होती है। तो वो तो एकदम ही अलग ट्रैक हो गया, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। तो क्या था हमने सिग्नल सर बता दीजिए सिग्नल। अरे मतलब सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन जो पूरा एक अलग ही वो फील्ड हो जाती है वो, ओके कि वो ओके। आईटी, प्रॉपर आईटी से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट साइड है। अच्छा, तो एडवांटेजेस, अच्छा कुछ एडवांटेजेस की तो हमने बात करी है क्लाउड कंप्यूटिंग में, लेकिन डिसएडवांटेज क्या लगता है कि क्या डिसएडवांटेज होगा इसका? अब हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, बेनिफिट यस होते हैं और कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो सर। क्लाउड सर कंप्यूटिंग में क्या लगता है? सर इससे जो बेसिकली डिसएडवांटेज अभी तक है सर एक ही है क्या? कि सर हमारा जो डेटा जो होता है वो सर हमारा जो भी सर सपोज हमारी ई कमर्शियल वेबसाइट है उसका जो हाँ भी डेटा है वो सर थर्ड पर्सन के पास चला जाता है। हाँ, यस ठीक है, सर। सही पॉइंट उठाया तुमने। जो मतलब ओवरऑल सिर्फ ये बात नहीं है कि डेटा किसी और के पास जा रहा है, ये पॉइंट भी है ऑफ कोर्स, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं ओवरऑल। आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड कंप्यूटिंग में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। ठीक है, जो कि तुमने चीज़ सर उठाई हमारा डेफिनेटली वो डेटा है सही सर बात है। या सर सपोज यार क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया सर उसमें हाँ हमारा डेटा भी तो सर हैक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब उसमें वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्वर है वो तो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, तुम तो वहां पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, अगर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं रखी, हैक हो जाते हैं डेफिनेटली, तुम्हारे डेटा को भी नुकसान है। ये हो सकता है अटैकर के पास चला जाए तुम्हारा डेटा, क्योंकि अगर तुमने अपने जो है लोकल सिस्टम्स पे डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, भले ही कॉस्ट उसमें थोड़ा ज़्यादा लगे तुम्हें कुछ केसेस में या जो भी है सिचुएशन, लेकिन एक उसका बेनिफिट हमेशा ये रहता है कि अपने सिस्टम को तुम कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हो, पूरा कंट्रोल है तुम्हारे पास अपने सिस्टम का। जो भी तुम चाहो अपने सिस्टम पे तो कर सकते हो। तो उसकी जो सिक्योरिटी है, जो भी तुमने मेजर्स लिए हुए सिक्योर उसको करने के लिए, वो पूरा तुम्हारे हाथ में, तुम्हें पूरा कंट्रोल है उसका, तुम्हें पूरा आइडिया है कि मैंने अपने नेटवर्क में, मैंने अपने सिस्टम में किस तरह की सिक्योरिटी लगाई हुई है, क्या किया हुआ है, मेरा डेटा जो है किस तरह से सिक्योर्ड है, वो तुम्हें पता होगा अगर तुम अपना वो यूज़ कर रहे हो। ओके सर। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में क्या है कि तुमने बेसिकली अपना डेटा किसी और के सिस्टम पे स्टोर किया है, तो पहली बात तो जो भी तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर है, अब ठीक है अपनी तरफ से वो करेगा ही कि कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि डेटा एकदम सिक्योर रहे, दिक्कत नहीं हो, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं ही। पहली बात तो तुम्हें एक कंप्लीट आइडिया नहीं होगा उस केस में कभी भी कि सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ पे अप्लाई हुई है। ठीक है, तो क्योंकि इवन जो प्रोवाइडर है वो तुम्हें एक एक डिटेल तो देगा नहीं कि क्या हमने सिक्योरिटी लगाई है, किस तरह से हमने इसको किया है अब इम्प्लीमेंट, तो तुम्हें एक कंप्लीट आइडिया वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स का नहीं है। हो सकता है तुम अपने सिस्टम्स पे जो मतलब अपने सिस्टम एज इन जो क्लाउड में तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसमें जो तुम्हारे सिस्टम्स हैं उस पर कुछ सिक्योरिटी मेजर लगाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ अब उन्होंने जो अपने मेजर लगाए हुए हैं, जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, हो सकता है उसकी वजह से वहां भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आए। फिर और भी ऑफकोर्स कई सारी सिचुएशंस यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कंप्लायंस, जानते हो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। हाँ, कंप्लायंस। नो। नहीं? अच्छा। जो इंडस्ट्री अपनी होती है, इंडस्ट्री में कुछ जैसे सर्टिफिकेशन होता है ना, यस सर। कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस भी उसी तरह से समझ सकते हो
कि मान लो जैसे एक बहुत ही ओके, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने अपने वेबसाइट पे, और कस्टमर्स का ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा स्टोर करना है, तो उसको पहले कंप्लायंस लेनी पड़ती है पीसीआई डीएसएस नाम की, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये मैं एक कंप्लायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी और भी कई टाइप्स की होती है ये। तो अब अगर कंपनी कस्टमर्स का कार्ड डेटा स्टोर कर रही है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो उसको क्या है, ये कंप्लायंस लेनी पड़ेगी। कंप्लायंस लेने में क्या होता है कि कंप्लायंस में बेसिकली डिस्क्राइब्ड होता है कि हाँ, ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स यूज होने चाहिए कंपनी में, इस तरह से उनका डेटा सिक्योर होना चाहिए, तब उनको वो कंप्लायंस मिलेगी। कंप्लायंस मिलेगी मतलब उसको फिर वो अपना दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, हर जगह वो लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग इस स्टैंडर्ड से, इस रेगुलेशन से हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं, हमें कंप्लायंस मिली हुई है। और तब वो लोग फिर ऑपरेट कर सकते हैं। बिना उस कंप्लायंस के अगर वो ऑपरेट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे अगर, तो उन पे बहुत बड़ी फाइन्स लगेंगी। ठीक है, तो जस्ट एज एन एग्जांपल, तो अब ये कंप्लायंस के चक्कर में जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जहाँ तक बात होती है, वहाँ पे कंप्लायंस का एक इशू आ सकता है। मान लो तुम्हारी कंपनी को कुछ कंप्लायंस चाहिए, ऑब्टेन करनी है, और तुमने अपनी तरफ से तो सब कुछ ठीक किया है उस कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करने के लिए, लेकिन तुम साथ साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज कर रहे हो, और जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर है उसके खुद के पास वो कंप्लायंस नहीं है पर्टिकुलर वाली, तो फिर वहां तुम्हें वो कंप्लायंस मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा कुछ डेटा तो उसके पास है और उसके पास कंप्लायंस नहीं, तो तुम्हें नहीं मिल सकती। एक तो प्रॉब्लम ये भी आ जाती है। फिर और क्या हो सकता है कि लेट्स से कुछ लीगल इशू होता है, लीगल कुछ पंगा होता है, और मानो तुम्हारी जो कंपनी है वो है यहाँ की, इंडिया की लेट्स से, और जो तुम्हारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उस वो है कहीं और, यूरोप में या यूएस में कहीं बैठा है वो, तो तुम्हारा डेटा जिन सर्वर्स पे स्टोर्ड है वो इंडिया में नहीं है बट यूरोप में है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ लीगल इशू हो जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, मान लो, अब ठीक है थोड़ा ये रेयर सिचुएशन है, ऐसा हर केस में तो नहीं होगा, बट इन केस ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाएगा कि भाई कंपनी तो यहाँ की है, डेटा स्टोर्ड है यूरोप में, तो उस पर जुरिस्डिक्शन कैसे, किसके अंडर में आएगा वो, वहां फिर तुम उसको उलझाने में लग जाओगे, सॉरी उसको सुलझाने में लग जाओगे कि क्या उसमें करें। ये भी एक इशू है जो आ सकता है। फिर ऑफ कोर्स जो तुमने मेंशन किया था कि अगर कोई अटैकर है जो टारगेट कर रहा है क्लाउड प्रोवाइडर को, और तुम्हारा डेटा वहाँ पे स्टोर्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है तुम्हारा डेटा लॉस हो, अटैकर को डेटा मिल जाए, और उस अटैकर के पास डेटा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, वो डेटा लीक कर देगा, कुछ कर देगा, जबकि तुमने सिंपली क्या किया, तुमने टारगेट, तुम्हारी कंपनी तो टारगेट थी भी नहीं वहाँ पे, टारगेट था क्लाउड प्रोवाइडर। तो कोई भी अटैक अगर उस पर होता है तो वहाँ भी तुम्हारा डेटा भी डेंजर में आ जाता है। और भी कई इश्यूज होते हैं, जैसे मान लो अब तुम्हारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स यूज कर रहे हो, बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज तुम यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि अब तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट होना है, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज क्लाउड पे माइग्रेट करना है, सब कुछ, सारी अपनी एप्लीकेशन, सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट करना, मतलब माइग्रेट करना उसको कहते हैं। वो भी अब आसान काम नहीं है, वो भी बहुत झंझट वाला काम है। अगर बहुत सी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, मान लो तुम कुछ पुराना
सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर के पास उसका सपोर्ट नहीं है और वो कंपैटिबल नहीं है तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है वहाँ से, तो वहाँ इशू आ गया तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के ठीक है एडवांटेजेस तो हैं, नो डाउट, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली क्या किया है कि किसी और के हाथ में अपना डेटा मैंने दे दिया है ना। तो अब वहां पे मेरे पास कंट्रोल नहीं रहा पूरी तरह से मेरे डेटा का। तो अगर डेटा का कंट्रोल नहीं रहा, उसकी सिक्योरिटी का भी कंट्रोल मेरे पास नहीं रहा, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो जब तुम कंसिडर ये कर रहे हो कि हाँ मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाना चाहिए या मैं अपने सिस्टम्स पे काम करूं, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी सोच समझ के, अगर वर्थ है तो तभी जाया जाता है फिर क्लाउड पे। अदरवाइज रिकमेंडेड है कि अपने ही सिस्टम यूज़ कर लो अगर तुम्हें वर्थ नहीं लगता है। अगर तुम्हारे डेटा की जो सिक्योरिटी है दैट इज़ वर्थ मोर टू यू दैन कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट वगैरह, तो डेफिनेटली फिर तुम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ नहीं करोगे। तो ये अभी जो मैंने बोला ये चीज़ क्लियर है ना कि क्यों सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में एक इशू है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग तुम कंसिडर कर रहे हो यूज़ करना। अब ठीक है, छोटे मोटे कामों के लिए तुम अपना पर्सनल कुछ करना है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट एज अ कंपनी या एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम ये चीज़ें कंसिडर करते हैं तो वहाँ फिर बहुत से फैक्टर ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे जो मैंने कंप्लायंस वाली बात की। अब एज एन इंडिविजुअल अगर तुम्हें कुछ यूज़ करना है वहाँ तो तुम ये सब कंसिडर नहीं करोगे, ज़रूरत ही नहीं है। बट एज अ कंपनी तुम्हें डेफिनेटली सोचना पड़ेगा ये। ओके सर। है सर ना। ऐसा कुछ नहीं हो सकता मतलब डेटा ऐसे हमारे एक वहाँ पे है तो उसकी कॉपी हमारे पास रहे। कॉपी, लेकिन फिर उसका क्या कहते हैं, जो एडवांटेज था वो चला गया ना। अगर तुम्हें अपने पास ही स्टोर करना है डेटा तो तुम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज ही क्यों कर रहे हो फिर, तुम अपना ही स्टोरेज यूज करो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन एडवांटेज ही यही था ना कि हम कॉस्ट सेव कर रहे हैं, कॉस्ट बचा रहे हैं अपना। अगर हम अपना ही स्टोरेज यूज कर रहे हैं फिर तो मैं क्लाउड में स्टोर करूंगा ही नहीं ना, ये भी तो बात है। अच्छा, एक यहाँ पे और भी था कंसेप्ट इसमें। हाँ, ये पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है कि ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जहाँ पे हर कोई पब्लिकली ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को। जैसे तुम्हारा amazon की क्लाउड सर्विसेज है, amazon वेब सर्विसेज, AWS। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट Azure। फिर गूगल का अपना है GCP, गूगल राइट। क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये सारा पब्लिक है, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं, इसको कोई भी यूज कर सकता है, तुम भी यूज कर सकते हो जाके। तो पब्लिकली एक्सेसिबल है ये सारी की सारी सर्विसेज जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं पब्लिक क्लाउड। फिर होता है, एक होता है प्राइवेट क्लाउड। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करनी है बट वो चाहते हैं कि उनका सारा डेटा जो है या जो भी सर्विसेज वो लोग यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में वो स्पेशली सिर्फ उन्हीं के लिए हो। तो वो किसी प्रोवाइडर को कांटेक्ट करेंगे और वो अलग से अपने लिए कुछ ऐसी सर्विसेज कस्टम अपने लिए बनवाएंगे या अपना अलग से कुछ स्टोरेज प्लान्स, यूजेज जो भी है डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे फिर क्या होगा कि उनका अपना
एक प्राइवेट क्लाउड वो बन जाएगा सिस्टम कि जहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ उसी कंपनी की होंगी, और वो एक्सेस भी सिर्फ वो कंपनी वाले ही कर सकते हैं, और कोई उस पर्टिकुलर क्लाउड डिप्लॉयमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो हो गया प्राइवेट क्लाउड। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ पे फॉर थोड़ी सी एग्जाम्पल गूगल प्राइवेसी ड्राइव ज़्यादा बोल है। सकते हैं। क्या चीज़? फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव बोल सकते हैं। नहीं, गूगल ड्राइव प्राइवेट क्लाउड नहीं है ना। सर गूगल वैसे ड्राइव तो हमें पब्लिक सर क्लाउड में आता है। गूगल ड्राइव गूगल, पब्लिक जैसे जैसे सपोज सर हम गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं सर, देन सर हाँ, हमारा जो आईडी पासवर्ड होगा सर हमें ही पता होना उसका सर। नहीं वो तो अकाउंट का आईडी पासवर्ड तो ठीक है, तुम्हें पता होगा, लेकिन अब जैसे जो सर्वर है जहाँ तुम्हारा डेटा स्टोर है, जहाँ तुम्हारे क्लाउड स्टोरेज हो रहा है, उसी सर्वर पे और भी बहुत सारे लोगों का डेटा स्टोर होगा। ठीक है। प्लस गूगल ड्राइव में भी ऐसा है कि तुम चाहो तो अपनी फाइल्स शेयर कर सकते हो, वो लिंक क्रिएट करके उसका दे सकते हो। प्राइवेट क्लाउड में क्या है कि सेपरेट सर्वर्स यूज होंगे, उस पे सिर्फ उसी कंपनी का, उसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा, और किसी का कुछ डेटा नहीं होगा। उसको एक्सेस और कोई नहीं कर सकता किसी भी तरह से, कंपनी के बाहर से बिल्कुल जीरो एक्सेस है उसका। और जो भी सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड होंगी वो स्पेसिफिकली उसी कंपनी के लिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्राइवेट क्लाउड सर्विस लेना चाह रही है, उसी के हिसाब से बनाई हुई होंगी। तो जो तुम्हारा गूगल ड्राइव है दैट इज डिफरेंट, वो तो पब्लिक उसके अंदर ही आता है। अच्छा, फिर होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में ऐसा हो जाता है जहाँ पे मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कुछ डेटा तो ऐसा स्टोर करना है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो वहां पे वो कुछ प्राइवेट क्लाउड सर्विस यूज करेंगे। और बाकी कुछ डेटा या कुछ एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो उतनी सेंसिटिव नहीं है, उतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, या पब्लिक फेसिंग है वो एप्लीकेशन। मान लो जैसे कोई वेबसाइट है, कोई वेब सर्वर है जो क्लाउड सर्विस में स्टोर किया, वो तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि वेब सर्वर है तो हर कोई एक्सेस कर सकता है इंटरनेट पे। तो उस तरह की चीज को हमने पब्लिक क्लाउड में रख दिया, और बाकी जो ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको प्राइवेट क्लाउड में डाल दिया। तो इस तरह की सिचुएशन को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स, मिक्स करके यूज किया, उसको सर अपन मैंने कहेंगे हाइब्रिड हाइब्रिड। को ये पढ़ा था पहले कि जो सपोज यार कैसे कुछ सॉफ्ट एप्लीकेशन होते हैं सर, हाँ। मतलब कुछ डाउनलोड करते हैं। हम्म। सर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं सर, हम वेबसाइट को ओपन करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन सर कुछ हाँ, सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं सर, उस पर पहले अपने अकाउंट बनाना पड़ता है। अपना अकाउंट बनाने के बाद ही हम उसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते बगैर डाउनलोड डाउन करे। वो आता है सर हाइब्रिड में। हाइब्रिड लेकिन सिर्फ ऐसे वेबसाइट या अकाउंट्स के लिए थोड़ी। हाइब्रिड तो बेसिकली किस तरह से हम वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं अपना, जो भी मैं मतलब जो भी मैं क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, उसको पब्लिक डोमेन में यूज कर रहा हूँ या प्राइवेट अपने लिए यूज कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। मतलब उसका बेसिकली उसका मिक्सचर है हाइब्रिड तो। उसमें ये नहीं है कि अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना, उससे रिलेटेड नहीं है कुछ। सर हाँ हम गूगल पे जाते हैं, जी, कोई भी हाँ। ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। क्या डाउनलोड कर सकते हैं? मान लीजिए सर ई बुक डाउनलोड करना है मुझे, ई बुक, अच्छा, हाँ ठीक है। वो सर हमारा पब्लिकली हो गया। नहीं, गूगल, गूगल से तुमने कुछ सर्च किया, ई बुक वो मिली तुम्हें, तुमने डाउनलोड कर ली, तो वो लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ी है। तो नॉर्मल तुम गूगल यूज कर रहे हो कुछ सर्च करने के लिए, जो रिजल्ट आ रहा है उस वेबसाइट पर जाके तुम कर रहे हो। देखो, सिर्फ इंटरनेट यूज करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू यूजिंग क्लाउड। ये क्लाउड मतलब कि उसकी जो पूरी क्लाउड की तो डेफिनेशन ही है कि तुम अपने सिस्टम की जगह कोई और सिस्टम को यूज कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम सिंपली इंटरनेट पे कोई रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो तो वो भी क्लाउड के अंडर आ गया, ऐसा थोड़ी है।
अब जैसे तुम ई बुक डाउनलोड कर रहे हो, तुम किसी ना किसी वेब सर्वर से डाउनलोड कर रहे हो उसको। अब वो वेब सर सर्वर है, तुमने वहां से डाउनलोड किया, मतलब तुम इंटरनेट यूज करके एक फाइल डाउनलोड कर रहे हो। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई रोल नहीं है, अनलेस ऐसा है कि वो वेब सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा है। तो भी वो क्लाउड कंप्यूटिंग कौन यूज कर रहा है? जो उस वेबसाइट का ओनर है, जिसने बनाई है वो वेबसाइट, जिसने वेब सर्वर होस्ट किया है क्लाउड उस पर। हम यूज नहीं तुम कर वहां रहे पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज नहीं करते हो, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं। गूगल ड्राइव बोल सकते हैं ना सर पब्लिकली। गूगल ड्राइव तो है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज है वो, एक्चुअली क्लाउड स्टोरेज भी मतलब है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही हिस्सा है। बट थोड़ा ज़्यादा उसमें हम उसको स्पेसिफिक बता रहे हैं कि हाँ ये स्टोरेज के लिए ही है, क्लाउड स्टोरेज, सर क्योंकि हाइब्रिड का एग्जांपल क्या हुआ सर? हाइब्रिड जैसे, हाइब्रिड इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, जैसे मैंने जो बोला कि एक कंपनी है, उन्होंने कुछ डेटा पब्लिक क्लाउड में रखा हुआ है, कुछ प्राइवेट में रखा हुआ है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको उन्होंने प्राइवेट क्लाउड में डाल दिया है। कुछ ऐसी है जो उतनी सेंसिटिव नहीं है, या कोई पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन है जो कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस हो जानी चाहिए, तो वो डाल दी पब्लिक क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड को तो सिर्फ कंपनी के इंटरनल एक्सेस के लिए ही है, पब्लिक क्लाउड को लेकिन कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब ऑफ कोर्स अगर तुम वेब सर्वर डालोगे, तुम उस हिसाब से बनाओगे कि कोई भी एक्सेस करे, तो वो प्राइवेट क्लाउड में वैसे ही नहीं हो सकता। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे हाइब्रिड मतलब कि मिक्सचर, थोड़ा ये ओके। थोड़ा वो, सब यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये हुआ हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का जो टॉपिक है। और इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इसका, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग हैक करना इज नॉट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगेन उसको हैक करने के लिए पहले तो परमिशन ही नहीं मिलेगी कहीं से, किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी कि भाई हमें क्लाउड हैकिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर परमिशन मिलती तो हम उसमें कुछ ऐसा देखते प्रैक्टिकल का, बट ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल हमारा डिस्कशन रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो सर इसमें मतलब वहाँ पे भी सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे सर, पूछ सकते हैं वो लोग हमारे इंटरव्यू में? हाँ, मेनली तो ये पूछते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या उसका डिसएडवांटेज है। या वो पूछ लेगा कि जैसे वो हमने तीन देखे थे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ Yes. सर्विस, उसमें बोलेगा कि वो क्या होता है, या डिफरेंस बताओ उनका। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो सर हाँ, सर जैसे हमें सर उसमें इसी काउंसलिंग वगैरह सीएचए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, मतलब एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी फीस जाती होगी सर, एग्जाम फीस? एग्जाम फीस हाँ लेते हैं ना, एग्जाम फीस तो। एग्जाम अगर तुम्हें देना है उसकी डेफिनेटली तुम्हें फीस पे करनी पड़ती है।